वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे, इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, देखना एक बार बुक में क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक बार बैलेंस शीट देख लो, देन स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बार। आपके पास नेक्स्ट इलास्ट्रेशन है बच्चा, A, B, C are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They agreed to dissolve the firm. The balance sheet of firm as at that date was as follows: debtors, stock, furniture, computer, fixed asset, prepaid expenses that means paid in advance. तो हम चाहे तो ये पैसे वापस मिल सकते हैं हमारी asset. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो एग्रीमेंट चेंज की डेट में हमें बांट लेता, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो ये भी बटेगा। कैपिटल का डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बच्चे हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, आपने बैंक से जितना भी एक्स्ट्रा निकाला हुआ है वो सारा वापस करना पड़ेगा। तो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, बैंक को वापस करने हैं आपने, तो ये रियलाइजेशन में ही जाएगा। क्रेडिटर्स, बीपी, बीज वाइफ लोन, वाइफ का लोन भी आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल का बैलेंस, आगे जो चीज़ दी होगी वो सारी मैं अभी यहाँ पे पढ़ती जाऊँगी, क्योंकि एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे होगा हम पे करते जाएंगे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो नेसेसरी अकाउंट में हमें बनाने होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन क्वेश्चन में नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है आप कैश अकाउंट बना लो, आपकी मर्ज़ी है आप बैंक अकाउंट बना लो। ठीक है, तो क्योंकि बैलेंस शीट की असेट साइड में ना कैश है ना बैंक है। ठीक है, तो प्रायोरिटी वैसे रख लेना बैंक की, कि अगर कुछ भी नहीं दिया तो बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो देखना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट अकाउंट हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सेकेंड नंबर पे बनता है बच्चे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन है ही नहीं। ठीक है, पार्टनर का लोन नहीं है बैलेंस शीट पे। नेक्स्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में कितने हैं? ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कुछ भी बना सकते हो, वैसे इस टाइम बना लो बैंक अकाउंट। कुछ भी बैलेंस है नहीं। हमें ये सम स्टार्ट करना होता है बैलेंस शीट की असेट साइड से। कौन सी साइड से स्टार्ट करना होता है? बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करना होता है हमें ये वाला सम। ठीक है, तो स्टार्ट करो। इलास्ट्रेशन 10 है आपके पास। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स असेट, प्रीपेड एक्सपेंस तक ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनका डेबिट बैलेंस है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स असेट, प्रीपेड एक्सपेंस तक, ये सारी असेट है, सबको रियलाइजेशन में डालो। तो असेट का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज पे क्रेडिट रियलाइजेशन में डाल दोगे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 कंप्यूटर, 2 फिक्स असेट, 2 प्रीपेड एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन के डेबिट में सारी असेट को ट्रांसफर कर दो। सबसे पहली असेट है बैलेंस शीट में डेटर्स, तो डेटर्स ट्रांसफर करोगे 40,000। दूसरी असेट कौन सी है? स्टॉक। थर्ड है फर्नीचर। नेक्स्ट असेट कौन सी है? कंप्यूटर। 2 कंप्यूटर, 2 फिक्स असेट्स, 2 fixed assets and 2 prepaid expense. 2 prepaid expense। ठीक है,
ये सारी एसेट मैंने ट्रांसफर कर दी एंड असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर होती है? बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में वैल्यू। मैंने अभी एसेट देखी नहीं है, सारी एसेट का बैलेंस खत्म करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये 50 की है, फर्नीचर 2 का है, कंप्यूटर 8 का है, फिक्स असेट्स 41 की है, प्रीपेड एक्सपेंस 1000 के हैं। ठीक है, उसके बाद असेट साइड में नजर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो इसे कौन बांटेंगे, क्योंकि आज बिजनेस बंद हो रहा है। तो आपको ध्यान है लास्ट चैप्टर में भी हम करते थे, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं बैलेंस शीट में या जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होते हैं तो वहाँ होता था एग्रीमेंट चेंज होने वाला है। अब तो बिजनेस बंद हो रहा है तो सब कुछ बांट लो। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसे कौन बांटेंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ए बी सी के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस दिया हुआ है आपको 40, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, 2:2:1, दैट मीन्स 2/5, 16,000, 8,000। ठीक है, आगे चलो। सीज कैपिटल, कैपिटल का ये डेबिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस है इसीलिए। तभी मैंने यहाँ लिखा था कि ऊपर बैलेंस के लिए स्पेस छोड़ा था मैंने। ये सी का है, ए बी सी। ठीक है, डेबिट बैलेंस दिए इसलिए मैंने डेबिट में लिखा। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, बीज वाइफ लोन, चारों आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, बीज वाइफ लोन, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पर डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, बीज वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय बीपी एंड बाय बीज वाइफ लोन। फोर 30, बीपी 6 है और ये 10। ठीक है, बाय बीज वाइफ लोन 10, ये आ गए। उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस सिर्फ ए और बी का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 10,000। ये सारे बैलेंस मैंने खत्म कर दिए। अब बैलेंस शीट के नीचे जैसे जैसे असेट बिकेंगी, मैंने एंट्रीज बताई हैं, वो चीज़ हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखना बैलेंस शीट के नीचे देखो, हम सम करने का मैंने तरीका बताया। असेट साइड से स्टार्ट करो, सारा फॉर्मेट बना के रखो, उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जो चीज़ जाती है जाने दो। असेट रियलाइज एज फॉलोज, बुक आगे खोल के बैठो। असेट रियलाइज एज फॉलोज, स्टॉक से 32 रियलाइज हुआ, फिक्स असेट से 45, फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पूरी अमाउंट मतलब जितने थे डेटर बैलेंस शीट में उतने, 40 मतलब 40 पूरा रिसीव हुआ। तो आपको पता है सारी असेट से रियलाइज मतलब बिकने से रिसीव हुआ, तो असेट बेचने की तो एंट्री सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो तीनों की एक ही एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। तो बताना कौन कौन सी असेट से रिसीव हुआ है। स्टॉक से 32, स्टॉक से 32, फिक्स असेट से 45, फिक्स असेट से 45 एंड फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पूरी अमाउंट रिसीव हुई मतलब जितनी बुक वैल्यू थी पूरी रिसीव हुई डेटर से 40। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल कितना रिसीव हुआ। 1,17,000 कितना रिसीव हुआ? 1,17,000। तो बताओ ये एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, वो तो 3 एंट्री की मैंने इकट्ठी डाली है तो इसलिए अमाउंट कैसे कैसे आई वो लिखी। तो बैंक के डेबिट में
टू रियलाइजेशन 1,79,000। देखो बैंक का बैलेंस पहले से नहीं था। आगे चलो, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 1600। ए ने फर्नीचर कितने में लिया? 1600। तो बताओ कोई पार्टनर बिजनेस की क्या ले रहा है? असेट। ठीक है, कोई पार्टनर बिजनेस की क्या ले रहा है? असेट। तो उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पता है असेट सेल की एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। तो असेट तो अब भी जा रही है बिजनेस से, लेकिन कौन ले रहा है? पार्टनर। पार्टनर कभी भी क्या नहीं देता? कैश। कहाँ से काटोगे? उसके अकाउंट। अकाउंट से काटोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल, जितने में वो असेट ले रहा है वो उससे एंट्री करो। कौन सी असेट लिया उसने? फर्नीचर। किसने लिया? ए ने। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ए के डेबिट में टू रियलाइजेशन एंट्री सोचो, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करो दोनों जगह। इसलिए मैंने दोनों अकाउंट खोले हुए हैं क्योंकि एंट्री हो रही है एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी, ए के डेबिट में। तो साथ साथ हम करते जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप बताओ, लाइबिलिटीज पेमेंट की एंट्री आप क्या करते हो? आप लाइबिलिटीज पेमेंट की एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। या तो हम लाइबिलिटीज की पेमेंट खुद करेंगे, लेकिन अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने। तो अगर मुझे बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से असेट लेता है तो वो फ्री में नहीं ले सकता, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हम उससे कैश नहीं मंगाएंगे, उसके अकाउंट से काटेंगे। अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। अब सुनना, अगर कोई पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट करता है तो मुझे बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट करता है तो हम उसके अकाउंट से पैसे काटें या उसके अकाउंट में डालें? तो डेफिनेट है उसके अकाउंट में डालें, क्योंकि उसने बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट की है। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? पार्टनर को। हम पार्टनर को कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, अगर हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट खुद करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने। तो मुझे पैसे किसको देने हैं? पार्टनर को। पार्टनर को हम कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो अगर कोई पार्टनर हमारी लाइबिलिटी की पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। लाइबिलिटीज पेमेंट के लिए तो रियलाइजेशन ही डेबिट होता है, क्योंकि हम सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, मतलब जिस भी पार्टनर ने लिया उसका नाम। अब सुनना, अभी अभी ए ने असेट ली थी तो मैंने उसके अकाउंट से पैसे काटे थे, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब सुनना, एंड ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। and also agree to make the payment of BP। ए बीपी की पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। ए ने पहले फर्नीचर लिया था, नाउ अब हमारे पास लैंग्वेज क्या है? ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। ए बीपी की पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। बीपी बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। तो इसकी पेमेंट करने के लिए कौन एग्री हो गया? ए। तो ए इस टाइम असेट नहीं ले रहा, हमारी लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? ए को। ए को हम कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। आप कहोगे अमाउंट तो नहीं बताई। नहीं बताई तो उसने बुक वैल्यू पे पेमेंट की होगी। तो बताओ बीपी अंदर कितने का है? 6। तो ये हमारी लायबिलिटी की पेमेंट हम खुद करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। लेकिन ए इस लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया, तो मतलब हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है? ए। तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? ए को। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ए को कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट 6000 से। उसने ये नहीं बताया कम की या ज़्यादा, तो इस 6 ही की पूरी की। ठीक है, तो देखो लायबिलिटी की हम खुद पेमेंट करते तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो लेकिन हमारी लायबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है? ए। तो इस टाइम मुझे ए को पैसे देने हैं तो मैं उसके अकाउंट में डाल दूंगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। ठीक है, अगर कोई पार्टनर असेट लेता है तो मैं उसके अकाउंट से पैसे काटूंगी। अगर किसी पार्टनर ने मेरी लायबिलिटी ली है तो हम उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो इस टाइम ए बीपी की पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू एज कैपिटल 6000।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में एस कैपिटल, ए के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 6। आगे चलो, बी एग्री, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। डिस्चार्ज मतलब पे। बी अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हो गया। बच्चे हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी वाइफ है, बिजनेस की तो आउटसाइड लायबिलिटी है, तो बी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। तो इस टाइम बी अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए एग्री हो गया, मतलब बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के लिए एग्री हो गया। तो इस टाइम फिर कोई पार्टनर बिजनेस की लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एग्री हो रहा है, तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? बी, क्योंकि बी हमारी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। ठीक है, तो बी वाइफ का लोन कितने का है? 10,000। तो ये हमारी लायबिलिटी की पेमेंट बी करेगा, तो हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे? बी को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर मैं वाइफ लोन की खुद पेमेंट करती तो रियलाइजेशन टू बैंक, कौन एग्री हो गया? बी। तो मेरी लायबिलिटी तो पे हो रही है, लेकिन बी कर रहा है, तो मुझे पैसे किसको देने हैं? बी को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बीज कैपिटल, बीज वाइफ लोन, क्या एंट्री हो रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो बी के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलो, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड मतलब विच इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट पे शो ऑफ नहीं है, 10,000 की है, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7। जिसे किसने ले लिया? सी ने। कल मैंने आपको बताया था कि कोई असेट अंदर हो या ना हो, उसके बिकने की एंट्री सेम रहती है। किस लिए सेम रहती है? क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ बैलेंस शीट में नहीं थी तो मैंने ट्रांसफ़र तो किया नहीं है, तो आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा, तो मैं एक नया नाम यूज़ करूँगी। तो ऐसे ही हमने कोई असेट को बेचा तो मुझे तो बेमतलब का प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट रियलाइजेशन के कहाँ आता है? क्रेडिट में। तो ओवरऑल एंट्री वही बैठती है, बैंक टू रियलाइजेशन। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि कोई असेट अंदर हो या ना हो, बिकने की एंट्री सेम है, बैंक टू रियलाइजेशन। आपने कोई नया नाम यूज़ नहीं करना। उसी तरह से कोई आउटसाइड लायबिलिटी अंदर थी या नहीं थी, उसकी पेमेंट की एंट्री सेम होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि हमने नया नाम यूज़ नहीं करना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट भी है। एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस, लॉसेस के डेबिट में जाता है। कोई अनरिकॉर्डेड असेट सेल करोगे, ये हमारे लिए इनकम है, इनकम रियलाइजेशन के क्रेडिट पे आती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन ही बैठती है। तो ओवरऑल रिजल्ट कोई असेट अंदर हो या ना हो, उसके लिए वर्ड तो रियलाइजेशन ही यूज़ होगा जब वो बिकेगी। ठीक है, या कोई पार्टनर लेगा। तो देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 10,000। एक अनरिकॉर्डेड असेट है 10,000 की, जो बैलेंस शीट में नहीं है, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000। इसे किसने ले लिया? सी ने 7 में। तो इस टाइम हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में एंट्री करते हैं उतने से जितने में वो ले रहा है। तो बताओ पार्टनर बिजनेस की क्या ले रहा है? असेट। तो बिजनेस से क्या जाएगी? असेट। असेट जाने के लिए वर्ड यूज करते हैं रियलाइजेशन। किसने लिया असेट? सी ने। कितने में लिया? 7। तो एंट्री होगी 7 से। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, यू नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7 से। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल 7,000। कौन सी असेट की एंट्री की है? अनरिकॉर्डेड असेट। क्या एंट्री हो रही है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सी के डेबिट में 7,000 टू रियलाइजेशन। इसके आगे भी लिख सकते थे गाइस। आगे चलना ध्यान से, लास्ट पॉइंट को ध्यान से समझना है। 5th पॉइंट को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझो, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ समझना बच्चे, थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा लिखती हूँ, बट समझना है यहाँ पे क्या बता रही हूँ। बच्चे मैंने आपको 11th क्लास में एक चैप्टर कराया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, ध्यान से समझना। बच्चे आपको पता है ए और बी 2 पार्टीज हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी।
ए ने किसको गुड सोल्ड किया? बी, ₹50,000। ए ने बी को गुड सोल्ड किया और बी इसको कह रहा है, बी ने इसके पैसे देने हैं क्योंकि ए ने इसको गुड सोल्ड किया है, ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो बी ने इसके पैसे देने हैं। बी इसको कह रहा है कि आई विल पे आफ्टर 3 months, कि मैं पेमेंट कितने मंथ्स के बाद करूंगा? 3। तो बच्चे इसको तो प्रूफ चाहिए, हो सकता है कल ये मुकर गया तो, ये मुकर गया तो इसने इसके नाम पर एक बिल लिखा कि गुड सोल्ड टू बी एंड ही विल पे आफ्टर 3 months। एक बिल रेडी किया, बिल लिखा और बिल लिखकर इसके पास भेज दिया, इसके पास बिल आ गया और इसने इस बिल पे साइन कर दिए। साइन करने का मतलब इसने एक्सेप्टेंस दे दी, यस आई विल पे आफ्टर 3 months, और इसके लिए ये बिल बीपी है। क्या है? बीपी, क्योंकि इसने 3 महीने के बाद इस बिल की पेमेंट करनी है और इसने इस बिल को इसके पास भेज दिया। इसके लिए ये बिल बीआर है। एक्सेप्टेंस इसने दी, एक्सेप्टेंस बिल साइन करने का मतलब इसने एक्सेप्टेंस दी, मतलब बिल साइन करके दिया। एक्सेप्टेंस गिवन का मतलब बीपी दिया, ठीक है। इसको एक्सेप्टेंस रिसीव हुई मतलब बिल रिसीव हुआ, इसके लिए बिल बीआर है। 50,000 का बिल आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन इस बिल से जो पैसे रिसीव होंगे वो 3 months के बाद रिसीव होंगे। 3 months के बाद ए बिल इसके पास भेजेगा और ये बिल की पेमेंट कर देगा, खत्म। लेकिन बच्चे अगर ए को 3 months से जल्दी पैसे चाहिए तो ये इस बिल के पैसे बैंक से ले सकता है। अगर इसको 3 महीने से जल्दी चाहिए तो बिल के पैसे बैंक से लेना, मैच्योरिटी पीरियड से पहले बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ए को जल्दी पैसे चाहिए थे 3 महीने से, तो इसने इसके पैसे बैंक से ले लिए। बिल के पैसे बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो इसने बिल इसके पास भेज दिया और इसके पास पैसे रिसीव हो गए, ठीक है। इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया था। बिल के पैसे बैंक से लेना, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया था, मतलब पैसे ले लिए थे। अब मुझे बताओ बिल किसके पास है? बैंक के पास। अब जब 3 महीने पूरे होंगे, बैंक बिल किसके पास भेजेगा? बी के पास। लेकिन बी ने अगर इनएबिलिटी शो करी या ये इंसॉल्वेंट हो गया, अगर ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, तो मुझे बताओ अब बैंक किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? ए से, जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था। तो उस टाइम ए को ये पूरे पैसे बिल के वापस करना पड़ेंगे, जितने का बिल था 50 का। हो सकता है इसने डिस्काउंट कराते नहीं पैसे कम रिसीव हुए, डिस्काउंट चार्जेस करते हैं। लेकिन अगर बी ने टाइम पीरियड पर इनएबिलिटी शो की तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ बैंक किससे मांगेगा? जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था, ठीक है। तो इसे बिल के पूरे पैसे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ बताओ जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर के केस में उसकी क्या क्रिएट हुई? लायबिलिटी। उसे बैंक को ये पैसे वापस करने हैं। और इस पूरे चैप्टर में लायबिलिटी पेमेंट के लिए एक डायरेक्ट एंट्री होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। कोई लायबिलिटी अंदर हो या ना हो, तो इसे बैंक को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इस लायबिलिटी को इसको पे करना पड़ेगा बैंक को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। पूरे बैंक को पूरे बिल के पैसे वापस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद बताओ ए किससे मांगेगा? बी से। बी अगर इंसॉल्वेंट हो गया, इसको नथिंग, कुछ रिसीव नहीं हुआ, तो ए को कुछ रिसीव नहीं होगा। लेकिन अगर वो कह रहा है 60% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, एस्टेट मतलब असेट, इसकी असेट से 60% रिसीव हो गया। बताओ बी ने हमारे कितने देने थे? 50, लेकिन इसकी असेट से 60% रिसीव हो चुका सकता है, तो 30। तो बताओ ए को कितना रिसीव होगा? 30। तो इसे रिसीव हो रहा है अपने डेटर से, असेट से मतलब। और असेट के लिए क्या वर्ड यूज होता है? रियलाइजेशन। तो इस केस में ए के पास 2 एंट्री होंगी। एक तो बैंक को वापस करने हैं पूरे बिल के पैसे, प्लस बी से इसे कुछ पैसे रिसीव हो रहे होंगे, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी इसका डेटर है। और आपको बताइए इस पूरे चैप्टर में हम किसी भी असेट के लिए असेट का नाम नहीं लिखते, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, बेशक से हमने कोई असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर की है या नहीं, ठीक है। वो क्यों है वो मैंने रीज़न बता चुकी हूँ,
ठीक है। तो इस केस में जिसने बिल को डिस्काउंट कराया उसकी दो एंट्री होंगी। एक तो क्या, उसे बैंक को पूरे पैसे वापस करने हैं बिल के, प्लस उससे अपने डेटर से कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं उसकी एंट्री। जब लायबिलिटी पे करेगा एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, अपने डेटर से पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं उसकी बैंक टू रियलाइजेशन। तो दो एंट्री होंगी इस केस में। तो अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, क्या चीज है। बच्चे यहां हमने बनाया हुआ था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाया हुआ था। बैंक अकाउंट में मुझे असेट से रियलाइज्ड हुआ था 117। अब चलो, अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ना बच्चे अच्छे से, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ना आपने, क्या चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुना। ए बी आर फॉर 5000, कह रहे हैं एक बी आर था 5000 का, वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर मोहन, और ये हमें किससे रिसीव हुआ था, मोहन से रिसीव हुआ था। एंड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, मतलब पैसे ले लिए थे हमने बैंक से। अब क्या हो रहा है वो देखो, मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, डिस्काउंट करा लिया था, अभी नहीं कराया, करा लिया था। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। एंड अब बताओ, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया है तो ये बैंक को टाइम पीरियड पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो बैंक किससे मांगेगा, जिसने बिल को डिस्काउंट कराया था, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब ये टाइम पीरियड पर बैंक को वापस नहीं करेगा। तो मुझे ये पूरे पैसे बिल के बैंक को वापस करने हैं। बिल की अमाउंट कितनी थी, 5, तो मुझे बैंक को पूरे वापस करने हैं। तो बताओ लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, मुझे बिल के पूरे पैसे वापस करने हैं, ठीक है। रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 5000। अब बताओ, मैंने तो पैसे वापस कर दिए क्योंकि मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। अब चेक करते हैं कि हमें मोहन से कुछ रिसीव हुआ है या नहीं। अगर कह रहा है कुछ रिसीव नहीं हुआ तो एक ही एंट्री होगी, बस हमें बैंक को वापस। लेकिन कह रहा है मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, 60 पैसे पर रुपी हैज बिन रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो आप बताओ, हमने बैंक को तो ये 5000 वापस कर दिए, लेकिन हम लेंगे किससे, मोहन से। लेकिन ये इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन 60 पैसे इन रुपी का मतलब 60% रिसीव हुआ है। तो हमें मोहन से कितना रिसीव हुआ है, 3। तो मोहन हमारा डेटर था, उससे हमें रिसीव हुआ है। लेकिन ये हमारे पास अंदर असेट तो थी नहीं बीआर वाली, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हमें मोहन से कितना रिसीव हुआ है, 3, 60%। जितने उसने हमारे देने थे उसका 60%। तो मोहन ने कितने देने थे, 5, उसका 60% रिसीव हुआ है। तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। तो हमारा इस टाइम क्या सिचुएशन आई, इंस्टॉलमेंट के केस में हमें बैंक को तो 5000 वापस करने पड़े और मोहन से हमें 3000 रिसीव हो गए। उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी असेट और लायबिलिटीज़ के लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट खोला है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक 3000 रिसीव हो गए, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, ठीक है। आगे चलो, लास्ट लाइन पढ़ो, 6 पॉइंट। क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। क्रेडिटर की पेमेंट कितने डिस्काउंट पे की गई, 1500, 15% नहीं 1500। तो क्रेडिटर अंडर 30 के हैं, 1500 डिस्काउंट, तो पेमेंट की गई 28,500। तो एंट्री उतने से होती है जितने से पेमेंट की गई। तो बताओ एंट्री 28,500 से होगी। लायबिलिटीज पेमेंट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 28,500, ये किसकी पेमेंट दिखा रहे हो, क्रेडिटर्स। बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 28,500, ठीक है। ये हो गया। अब पूरा सम खत्म हो गया। पूरा सम करने के बाद मैंने आपको बताया था आपको असेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी असेट बिकी है या नहीं, क्योंकि अगर जिन असेट के नीचे रियलाइज वैल्यू नहीं दी उनकी वैल्यू नील होती है, तो नील की तो एंट्री होगी नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ चेक करो कि सबकी पेमेंट हो गई।
सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी पेमेंट नहीं हुई, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ कितने का है 4, तो आप अपने आप इसकी 4000 क्या कर दोगे पेमेंट, लायबिलिटीज पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 4000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ठीक है, बस ये हो गया। अब पूरा सम करने के बाद आपको सबसे पहले एक बार आउटसाइड लायबिलिटी में वो और देख लो, क्रेडिटर की हो गई, बीपी को किसने ले लिया था, ए ने पेमेंट कर दिया था इसकी, बीपी को किसने ले लिया था, ए ने, और वाइफ लोन की पेमेंट बी ने, ये हो गई थी। तुम्हारी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की सेटलमेंट हो चुकी है। एक बार देखना आप, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं बच्चे। इस साइड का टोटल करो, इस साइड, अगर ये वाला साइड ज़्यादा है, ये कम है, ये एक्सपेंस साइड है तो यहाँ लॉस निकलेगा, ये वाला साइड ज़्यादा है, ये कम है तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा। तो इस बारी बच्चे ये वाला साइड ही ज़्यादा है, लॉस निकल रहा है 1,95,500, ये वाला साइड ज़्यादा है, तो जो साइड ज़्यादा है पहले यहाँ लिखो, इतना ही टोटल यहाँ लिखो, इसमें से इतना पोर्शन लेस करो, ठीक है, 16,900, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, तो 2:2:1 में बांट लोगे, 6760 6760 3380, ठीक है, ये यहाँ तक हो जाना चाहिए। ये लॉस ट्रांसफर की एंट्री करो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन, तो ए बी सी के डेबिट में टू रियलाइजेशन। सेकेंड नंबर पे पेमेंट होगी पार्टनर्स लॉन की, पार्टनर्स लॉन है नहीं। थर्ड नंबर पे पेमेंट होगी पार्टनर्स कैपिटल की, ठीक है। तो टोटल करो एक बारी, बच्चे कैपिटल का बैलेंस 10 नहीं था, 70 था, 7680, लेकिन इसका ये वाला साइड ज्यादा है 7680, 76 में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, 16,6780 माइनस करो, ये आपके पास आ जाएगा 51,640, 80 में से 16 और ये माइनस करो, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 57,240। आप बताओ, इसका ये वाला साइड ज़्यादा था, मतलब ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब इतना बिजनेस ने फर्म के बंद करते टाइम पार्टनर को पे करना है, तो बताओ पे करने की एंट्री, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, तो ए बी के डेबिट में टू बैंक बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, क्योंकि एंट्री हो रही है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय ए बाय बी, जितनी पेमेंट की है 51,640, 57,240, ये जो पेमेंट की है। लेकिन सी का ये वाला साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, ये आ रहा है 26,380, लेकिन ये वाला साइड ज़्यादा है। आपको पता है फिर ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस हुआ, ये वाला साइड ज़्यादा, तो ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। आपको पता है कैपिटल के डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, कि बिजनेस ने पार्टनर को पे नहीं करना, उल्टा बिजनेस बंद करते टाइम हम क्या करते हैं, जितना हमने उनको देना है दे देते हैं, लेना है ले लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बिजनेस ने उल्टा कैपिटल की पेमेंट नहीं करनी, उसकी कैपिटल के डेबिट बैलेंस का मतलब पार्टनर ने इतने पैसे बिजनेस में लाने हैं, वो लेके आ जाएगा, लाएगा। लाने की एंट्री आपको शुरू से ही आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सी के क्रेडिट में तो लिखा ही हुआ है इतने पैसे को ले आएगा, तो बाय बैंक, ये लाने की एंट्री, तो बैंक के डेबिट में टू सीज कैपिटल,
ठीक है, आपके सम की वेरिफिकेशन क्या है कि बैंक के दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। ठीक है, तो बैंक के दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा आपका।